कोई भी पौधा आपको दिखाया जाए तो सीधी सी बात है, आपका ध्यान कहाँ जाता है? उसके पुष्प की तरफ जाता है, फ्लावर की। फ्लावर कैसा है? क्योंकि पौधे का सबसे सुंदर, आकर्षक और महत्वपूर्ण भाग। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पुष्प में ही क्या पाए जाते हैं? प्रजनन अंग पाए जाते हैं। देखो, कोई भी पौधा हो तो सबसे पहले उसमें क्या बनेंगे? फूल। और फूल कहाँ भाग लेता है? लैंगिक प्रजनन में। लैंगिक प्रजनन में क्यों भाग लेगा फूल? क्योंकि उसमें दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। नर जनन अंग पाए जाएंगे उसमें, और कौन से पाए जाएंगे? मादा जनन अंग। तो दोनों जनन अंग के बीच में इंटरेक्शन होगा। उसके बाद फूल से ही क्या बनते हैं? फल। और जब आप फल को खाते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है? बीज, सीड निकलता है। और जब उस सीड को अपन मिट्टी के अंदर बो देते हैं तो उसके द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो बीज को बोने पर उससे एक नया पौधा बन रहा है। मतलब बीज के अंदर क्या है? एक छोटा सा भ्रूण होता है, भ्रूण, जिसके द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और बीज का निर्माण कैसे हो रहा है? फल के अंदर। और फल किससे बन रहा है? फूल से। मतलब जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं उन सभी पुष्पीय पौधों में सबसे पहले पुष्प बनेगा, फूल विकसित होगा, और पुष्प के द्वारा फिर आगे चलकर किसका विकास होगा? फल का। और फल के अंदर क्या बनते हैं? बीज। और जब अपन बीज को बोते हैं तो बीज से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि पुष्प जो है वो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये क्या भाग लेता है? लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। तो अपन कह सकते हैं बिल्कुल एक लाइन में कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण, सुंदर और आकर्षक भाग पुष्प कहलाता है। सुंदर और आकर्षक तो है ही, महत्वपूर्ण क्यों है? हमने बता दिया, क्योंकि पुष्प का भाग लेता है? लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। और पुष्प के द्वारा ही फल का और बीजों का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पुष्प ये है फ्लावर, जिस व्रंत द्वारा तने या शाखा से कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? पेडिकल। हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? पुष्प व्रंत। अगर आपको पुष्प दिया जाए, एक फ्लावर दिया जाए, तो आप उसे कैसे पकड़ोगे? कैसे पकड़ोगे कि नहीं? तो जिसके द्वारा आपने पुष्प को पकड़ रखा है वो उसका डंठल या उसका व्रंत क्या कहलाता है? पेडिकल या पुष्प व्रंत। इस वाले पुष्प में आपको ये दिख रहा है पुष्प व्रंत। अगर आप ये वाला पुष्प देखें तो इसमें पुष्प व्रंत कौन सा होगा? ये होगा। पुष्प का सबसे निचला भाग जिसके द्वारा पुष्प तने या शाखा से जुड़ा होता है, ये क्या है? ब्रांच। तो ब्रांच से पुष्प कनेक्ट है, किसके द्वारा कनेक्ट है? पेडिकल द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि पुष्प का सबसे निचला भाग जिसके द्वारा पुष्प तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? पेडिकल। अगर आपको फ्लावर दिया जाता है तो आप भी फ्लावर को इस प्रकार से होल्ड करोगे, जैसे आपने पुष्प को पकड़ रखा है। किसके द्वारा पकड़ेंगे आप उसे? पेडिकल द्वारा। ठीक है। तो पुष्प का सबसे निचला भाग कौन सा हो गया? पेडिकल या पुष्प व्रंत, जिसके द्वारा पुष्प किससे जुड़ा होता है? तने से या शाखा से जुड़ा होता है। ठीक है। इसी पुष्प व्रंत का आगे का भाग, ये देखो, पुष्प व्रंत का आगे का भाग फूला रहता है थोड़ा, उसे क्या बोलते हैं? थैलेमस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? पुष्पासन। सबसे नीचे कौन सा? पेडिकल। पेडिकल का आगे वाला भाग कौन सा होगा? थैलेमस या पुष्पासन, जिस पर पुष्प के सारे भाग स्थित होते हैं। किस पर? पुष्पासन। पुष्पासन का नाम ही क्या है? पुष्पासन। पुष्प का आसन, पुष्प का आसन जिस पर पुष्प के सारे भाग लगे होते हैं उस आसन को क्या बोलते हैं? पुष्पासन, या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसे? थैलेमस। तो सबसे निचला भाग कौन सा हो गया? पेडिकल, जिसके द्वारा पुष्प कैसे जुड़ा है? तने से या शाखा से जुड़ा हुआ है, या जिसके द्वारा आप पुष्प को पकड़ते हो उस भाग को क्या बोलते हैं? पेडिकल। और पेडिकल का ही अग्र भाग फूला रहता है उसे क्या बोलते हैं? थैलेमस या पुष्पासन। पुष्पासन वो आसन जिस पर पुष्प के सारे भाग स्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? थैलेमस या पुष्पासन। अब पुष्पासन पर एक पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं? 4। ध्यान रखना, एक प्रारू के पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं? पुष्प में 4। सबसे पहले बाहर की तरफ देखो, ये आप देखना, किसी पुष्प में देखना सबसे बाहर की तरफ हरी पत्तियों का एक चक्र लगा होता है। कोई भी पुष्प लेना, उस पुष्प के नीचे सबसे बाहर की तरफ देखना हरी पत्तियों का एक चक्र होता है। उस चक्र को अपन क्या बोलते हैं? कैलेक्स। देखा होगा, कोई भी पुष्प लेना, गुलहड़ लेना, गुलाब लेना,
गेंदा लेना, सभी पुष्पों में नीचे की तरफ हरी पत्तियों का एक छोटा सा चक्र होता है। उस चक्र को, पूरे समूह को क्या बोलते हैं? कैलेक्स। ये इस प्रकार का दिखता है, देखो, देखा है कि नहीं? सभी पुष्पों में नीचे की तरफ हरे रंग का चक्र पाया जाता है, पत्तियों का चक्र, उसे क्या बोलते हैं अपन? कैलेक्स। और कैलेक्स कई यूनिट से मिलके बना होता है, उसमें कई पत्तियां पाई जाती छोटी छोटी। देखो किस प्रकार से, 1 2 3, और 2 का मान लें इसके पीछे। पीछे मतलब बोर्ड के पीछे नहीं, जो दिख नहीं रही अपन को, ठीक है? तो मतलब टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 और 2 अपन ने पीछे मान लिया, तो पूरा पांचों का ग्रुप, जो 5 पत्तियों का ग्रुप है फ्लावर के नीचे पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कैलेक्स। और उसकी एक यूनिट क्या कहलाती है? जिससे मिलकर बना होता है उसकी यूनिट कहलाती है क्या? सेपल। तो हमने क्या बताया कि 5 मान लो सेपल्स हो गए, 1 2 3 और 2 इसके पीछे, 5 हो गए सेपल्स, और पूरा सेपल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? कैलेक्स। इसका काम क्या होता है? कोई बताएगा कैसे कलर के होते हैं ये मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। जितने भी आप फ्लावर देखेंगे उन सभी फ्लावर में कैलेक्स कैसे रंग के दिखाई देते हैं? हरे रंग के होते हैं। और हरे रंग के होने की वजह से ये कौन सा काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। साथ ही साथ ये पुष्प की सुरक्षा का काम करते हैं। अगर पुष्प को अपन बंद कर दें, ये वाला पुष्प मान लो, इसे अपन कैसा कर दें? ये तो खुल गया, लेकिन अपन इसे बंद कर दें तो बंद पुष्प किसके अंदर बंद रहता है? बताओ। पुष्प बंद रहता है किसके अंदर? कैलेक्स के अंदर। जो पुष्प जब तक खुला नहीं है तब तक वो क्या बन, काय के रूप में रहेगा? कलिका के रूप में। मतलब पुष्प खुल गया तो आपने बोल दिया कि पुष्प खिल गया साहब सुबह सुबह, लेकिन जब तक पुष्प खिला नहीं है बल्कि कैसा है? बंद है, तब तक पुष्प को क्या बोलेंगे अपन? कलिका बोलते हैं। और कलिका अवस्था में पुष्प को बंद करने का काम किसका होता है? कैलेक्स का। जो हरी पत्तियों का चक्र होता है नीचे, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? कैलेक्स। उसकी इकाई क्या कहलाती है? सेपल्स। कैसे रंग के होते हैं ये? हरे रंग के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। और साथ ही साथ जब पुष्प बंद होता है, कलिका रूप में होता है, तो उस कंडीशन में पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करने का काम किसका होता है? कैलेक्स का होता है, क्योंकि पुष्प इन्हीं कैलेक्स द्वारा कवर रहता है कलिका अवस्था में। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पार्ट कौन सा है? कोरोला। फ्लावर का सेकंड पार्ट कौन सा हो गया? कोरोला। इसमें क्या बताएंगे अपन? ये है सेकंड चक्र। पहला चक्र कौन सा था? पहला चक्र था सबसे बाहर की तरफ, कौन सा? कैलेक्स। दूसरा चक्र कौन सा आया? कोरोला। देखा होगा आपने, पुष्प में जितनी भी आपको रंगीन पत्तियां दिखाई देती हैं, गेंदा में कैसी होती हैं? पीली। गुड़हल में कैसी होती हैं? लाल। गुलाब में गुलाबी। तो रंगीन पत्तियों का पूरा समूह दिखता है आपको पुष्प में। उन रंगीन पत्तियों के पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोरोला। पुष्प का सबसे सुंदर आकर्षक भाग कौन सा है? कोरोला है। अगर कोई पुष्प कितना सुंदर है ये किस बात पर डिपेंड करेगा? वो कोरोला पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोरोला कैसे होते हैं? हरे ना होकर कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। जैसे अपन गेंदा में देख रहे हैं कैसे हैं? पीले हैं। गुलाब में कैसे हैं? गुलाबी हैं। गुड़हल में कैसे हैं? लाल हैं। तो ये जो रंगीन कलर हैं, वो रंगीन कलर किसकी वजह से है? रंगीन कलर है क्या? कोरोला के वजह से। तो पुष्प का दूसरा भाग कौन सा? कोरोला। पुष्पासन पर स्थित पुष्पी पत्रों का दूसरा चक्र पूरा, उसे क्या बोलेंगे? कोरोला। ये मोस्टली कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, और ये भी अनेक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इनकी इकाइयां मतलब एक एक पत्ती देखो इनकी, तो उन इकाइयों को क्या बोलते हैं? उन इकाइयों को बोलते हैं क्या? पेटल्स। ध्यान रखना, पेटल्स का कलर कैसा होता है? रंगीन होते हैं ये, और ये पुष्प को अट्रैक्शन प्रदान करते हैं, जिससे पुष्प सुंदर और आकर्षक दिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें दो पार्ट हो गए, कौन सा? कैलेक्स, हरी पत्तियों का चक्र। सबसे पहला चक्र कौन सा? कैलेक्स। दूसरा चक्र कौन सा? कोरोला। कैलेक्स कैसे होंगे? हरे। कोरोला कैसे होंगे? रंगीन होंगे। कैलेक्स की इकाई क्या है? सेपल्स। कोरोला की इकाई क्या है? पेटल। दो भाग हो गए। ठीक है, तीसरा भाग ये दिख रहा है, देखो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये है। ऐसे हो सकता है फ्लावर में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर 10 हो, बहुत सारे हो। तो इन पूरी संरचनाओं को मिलाकर पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? इसका पुष्प का नर जनन अंग। क्या बोलेंगे उसे? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, या हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, हिंदी में बोलेंगे पुमंग। पुमंग मतलब फ्लावर का नर जनन
अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम या पुमंग। ये दो हो सकता है, ये 4 हो सकता है 6 हो, 8 हो या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये पूरी जो आपको इकाइयां दिख रही हैं, यूनिट दिख रही हैं, इन सबको एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? पुष्प का नर जनन अंग, पुमंग। और इस पुमंग में भी कई यूनिट होती हैं। उन यूनिट को क्या बोलेंगे? उन यूनिट को बोलते हैं स्टेमिन, पुंकेसर। और प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। देखो प्रत्येक पुंकेसर में कौन से भाग हैं? 3। आगे वाला भाग एंथर, सबसे आगे का ये थैले ऐसा चौड़ा भाग कौन सा है? एंथर। एक मध्य में छोटा सा भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। और एक नीचे धागे ऐसा भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट। 3 भाग हैं। आगे वाला कौन सा? एंथर। मध्य भाग कनेक्टिव। तीसरा भाग कौन सा? फिलामेंट। एंथर मतलब परागकोश, जिसके अंदर क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं। आपने सुना होगा पौधों में क्या बनती है? पुष्प में पराग कण बनते हैं। तो पराग कण का निर्माण कहां होता है? पराग कोश के अंदर। पराग कोश मतलब इंग्लिश में क्या? एंथर। चौड़ा द्विपालित थैले ऐसा भाग क्या कहलाता है? एंथर या पराग कोश, जिसके अंदर बनते हैं क्या? पराग कण। मध्य भाग कौन सा है? कनेक्टिव। छोटा सा भाग ये जो किस किस को जोड़ रहा है आपस में? एंथर को और फिलामेंट को आपस में कनेक्ट करता है, उस भाग को क्या बोलेंगे? पर कनेक्टिव। और नीचे वाला धागे ऐसा भाग जो नीचे किससे जुड़ा है? थैलेमस या पुष्पासन से जुड़ा है, उस धागे ऐसे भाग को क्या बोलेंगे? फिलामेंट। और ये तीनों भाग मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक पुंकेसर का, स्टेमिन। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुमंग। नर जनन क्या है? पुमंग है। इंग्लिश में क्या बोलती है? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम की एक यूनिट क्या है? एंड्रोशियम की एक यूनिट कहलाती है क्या? स्टेमिन। और प्रत्येक स्टेमिन में कितने पार्ट हैं? 3। आगे वाला एंथर, मिडिल पार्ट कनेक्टिव, एंड थर्ड लास्ट पार्ट फिलामेंट। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पुष्प का कौन सा जनन अंग? नर जनन अंग, जिसे क्या बोल रहे हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसको बोल रहा है? एक को नहीं बोल रहा है, एंड्रोशियम बोल रहे हैं अपन जितने भी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं या 10 हैं या उससे भी ज्यादा हैं, तो पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? पुष्प का नर जनन अंग एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम जिन यूनिट से मिलकर बने होते हैं उन यूनिट को अपन क्या बोलते हैं? स्टेमिन। और स्टेमिन में कितने पार्ट हैं? 3, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। अब आता है पुष्प का सबसे लास्ट भाग, चौथा भाग कौन सा? ये बीच में दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं अपन क्या? गायनोशियम। पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाएगा? गायनोशियम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? जायंग। पुष्प का सबसे बीच में पाए जाने वाला आखिरी भाग ये, इसे क्या बोलेंगे? गायनोशियम। हिंदी में क्या बोलती हैं? जायंग। ये क्या है? पुष्प का मादा जनन अंग है। यह भी अनेक यूनिट से मिलके बना होता है। इसमें भी कई यूनिट होती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें जितनी भी यूनिट होती हैं वो अलग अलग मोस्टली दिखाई नहीं देती, बल्कि सारी की सारी यूनिट आपस में जुड़ी रहती हैं। जैसे आपको कैलेक्स में अलग अलग दिख रही थी यूनिट, आप गिन सकते थे कि कितने हैं कैलेक्स में सेपल? 4 हैं, 5 हैं, 1 है, 2 है, गिन सकते हैं आप कि नहीं? कोरोला में आप पेटल्स को गिन सकते थे, रंगीन पत्तियों को आप गिन सकते हैं कि कोरोला कितने पेटल से मिलकर बना हुआ है। एंड्रोशियम में आप स्टेमिन गिन सकते थे कि 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, कितने हैं। लेकिन गायनोशियम में आप बाहर से देखकर नहीं समझ पाओगे कि कितनी यूनिट उसमें होती हैं, क्योंकि गायनोशियम में जो यूनिट होती हैं वो सारी यूनिट आपस में कनेक्ट होती हैं, एक ग्रुप के रूप में पाई जाती हैं। और पूरी यूनिट के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? गायनोशियम। लेकिन ध्यान रखना है, गायनोशियम की एक सिंगल यूनिट क्या कहलाती है? कार्पल। क्या बोलते हैं उसे? कार्पल। और कार्पल में कितने पार्ट होते हैं? 3। कार्पल में 3 पार्ट हैं। देखो कौन कौन से? ये निचला मटके ऐसा भाग नीचे जो थैलेमस पर पाया जाता है, फूला हुआ भाग, उसे क्या बोलते हैं? ओवरी। सबसे नीचे वाला भाग ये ओवरी के ऊपर ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोलेंगे? स्टाइल। बीच वाला भाग। और सबसे ऊपर एक बटन के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। मतलब बेसिकली एक कार्पल में कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा? ओवरी। किस पर पाया जाता है? ये थैलेमस पर। बीच वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्टाइल। और ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? स्टिग्मा हो गया। ये हो गया गायनोशियम के 3 भाग। गायनोशियम की यूनिट क्या बताई हमने?
कार्पल, और कार्पल में कितने पार्ट होते हैं? 3। इसमें आप कार्पल को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। कैलेक्स में आपको क्या दिख रहे थे? सेपल्स अलग अलग दिख रहे थे, गिन सकते थे आप उन्हें। कोरोला में पेटल्स भी आपको अलग अलग दिख रहे थे, उन्हें भी गिन सकते थे। एंड्रोशियम में स्टेमिन जो होते हैं, 1 है, 2 है या 4 है, 6 है, उन्हें भी आप गिन सकते हैं। लेकिन गायनोशियम में आपको कार्पल अलग अलग दिखाई नहीं देते। मोस्टली फ्लावर में क्या होता है? गायनोशियम में जितनी भी यूनिट होती हैं वो सारी आपस में ज्वाइंट होती है, कनेक्ट होती हैं, और उस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? गायनोशियम है जायांग, पुष्प का कौन सा जननांग? मादा जननांग। और गायनोशियम के कार्पल में कितने पार्ट हैं? 3, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये वाला फ्लावर जो है वो कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, एक लिंगी या द्विलिंगी? हमने आपको पहले बताया था कि जब किसी पुष्प में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाएं, मेल भी पाए जाएं और फीमेल भी पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? ऐसे पुष्प कहलाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प। उसी पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और उसी पुष्प में क्या है? फीमेल भी है। मेल कौन से हैं? एंड्रोशियम, और फीमेल कौन से हैं? गायनोशियम। तो दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। मोस्टली फ्लावर कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल ही होते हैं, ठीक है। और दूसरे फ्लावर कौन से होंगे? जिनमें एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाए, या तो उसमें क्या पाया जाए? मेल, या फिर क्या पाया जाए? फीमेल। तो ऐसे फ्लावर क्या कराएंगे? ऐसे फ्लावर कहलाते हैं क्या? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 टाइप के। एक कौन से होंगे? मेल, एक कौन से होंगे? फीमेल। मतलब मेल फ्लावर अलग पाया जाएगा और फीमेल फ्लावर अलग पाया जाएगा। लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उनमें क्या अलग अलग पाए जाएंगे? नहीं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। ये वाला फ्लावर कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? ये वाला फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन अपन ने एक ही फ्लावर में शो किए हैं। ये वाले एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गायनोशियम कौन से? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन जब फ्लावर में पाए जाते हैं तो ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं? बाइसेक्सुअल। और जब अलग अलग फ्लावर हो, मेल अलग हो और फीमेल अलग हो, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। फ्लावर की स्टडी करने के लिए कौन सा सेक्शन काटते हैं फ्लावर का? LS। LS और TS का मतलब जानते हो क्या होता है? TS मतलब ट्रांसफर सेक्शन। मान लो ये है, ये कोई चीज है, इसके अपन को इंटरनल स्टडी करना है, तो इसे अपन मान लो ऐसे में काटे ट्रांसवर्स, और फिर उसके अंदर देखें अपन क्या है, तो ये कौन सा सेक्शन होगा? उसका ट्रांसफर सेक्शन। लेकिन इसके अपोजिट अगर अपन उसे ऐसे में ना काटते बल्कि कैसे में काटते हैं? लंबाई में काटते हैं, और उसके अंदर फिर देखें क्या दिखाई दे रहा है, तो ये वाला कौन सा सेक्शन होगा? इसे बोलेंगे अपन LS, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये मान लो खीरा है, खीरा ककड़ी नहीं, खीरा ककड़ी पतली रहेगी। ये खीरा है, आपसे बोला गया ऐसे काटो, तो आप इसे 2 प्रकार से काट सकते हो। एक तो आपने चाकू लिया और उसे ऐसे में काट दो। जब ऐसे में काटोगे आप खीरे को, तो वो कौन सा सेक्शन होगा? वो होगा कौन सा? ट्रांसवर्स सेक्शन। ऐसे में काट दिया आपने, और खीरे को आपने ऐसे में काटकर फिर उसके अंदर देख रहा है, कैसा डायग्राम दिखाई देगा? बताओ जरा। देखा होगा सबने, खीरा कटा हुआ है, ऐसा देखेगा। मतलब खीरा लिया गया, ये इसे ऐसे में काट दिया गया, और फिर आप उसके अंदर देखोगे तो आपको ऐसा डायग्राम दिखाई देगा। तो ये कौन सा सेक्शन हुआ खीरे का? ये कौन सा सेक्शन हुआ? TS, ट्रांसवर्स सेक्शन। हिंदी में क्या बोलती है इसे? अनुप्रस्थ काट। अब आपसे बोला गया कि इसे ऐसे में नहीं काटना है, बल्कि कैसे में काटना है आपको इसे। फिर आपने लिया चाकू, ऐसे में काट दिया उसे। अब जब ऐसे में काटोगे फिर उसके अंदर का डायग्राम क्या ऐसा ही दिखेगा? नहीं, फिर ऐसा नहीं दिखेगा, बल्कि कैसा दिखेगा फिर? अब ये मत कहना कैसा बन गया, एक ऐसा दिखेगा। तो ये वाला कौन सा सेक्शन होगा खीरे का? LS। ये कौन सा होगा? TS। TS मतलब ट्रांसफर सेक्शन, इस प्रकार से काटा जाए, और LS मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जब लंबाई में काटा जाए, ठीक है। तो अपन फ्लावर की इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए उसे कौन से सेक्शन में काट रहे हैं? उसे काट रहे हैं अपन LS। मतलब फ्लावर लिया गया और फ्लावर को अपन ने LS में काट दिया। LS में काटने पर फ्लावर में क्लियरली कितने पार्ट दिखते हैं अपन को? बेसिकली 4 पार्ट दिखते हैं। सबसे नीचे क्या दिखता है? पेडिकल। पेडिकल के ऊपर वाला भाग कौन सा है? थैलेमस। और थैलेमस पर कितने पार्ट पाए जाते हैं फ्लावर के? 4 पार्ट हैं। आउटर पार्ट, सबसे बाहर वाला चक्र कौन सा? कैलेक्स। उसकी यूनिट क्या कहलाती है? सेपल्स, ग्रीन कलर की।
दूसरा पार्ट कौन सा? कोरोला, उसकी यूनिट क्या कहलाती है? पेटल्स। कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, पुष्प को सुंदरता और आकर्षण प्रदान करते हैं। तीसरा भाग कौन सा? एंड्रोशियम, पुष्प के नर जननांग है। पुष्प के नर जननांग क्या कहलाते हैं? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम जिन यूनिट से मिलकर बने होते हैं उन यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमेन। और प्रत्येक स्टेमेन में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। आगे वाला कौन सा? एंथर। मिडिल पार्ट कौन सा? कनेक्टिव। नीचे वाला भाग कौन सा? फिलामेंट। तो ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमेन। और बहुत सारे स्टेमेन मिलकर क्या बनाते हैं? पुष्प का नर जनन अंग। लास्ट भाग कौन सा है पुष्प का? मादा जनन कौन सा? गायनोशियम। गायनोशियम हिंदी में क्या बोलेंगे? जायांग। और जायांग की यूनिट क्या कहलाती है? कार्पल। हमने बताया कि कार्पल सभी आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, बल्कि कार्पल मोस्टली क्या होता है? सब आपस में ज्वाइंट रहती हैं। तो पूरे ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? गायनोशियम। पुष्प का मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड gynoecium, which is made up of numerous units. The units are called carpel. कार्पल एक सिंगल यूनिट, और सिंगल यूनिट कार्पल में कितनी पार्ट हैं? 3। नीचे वाला पार्ट कौन सा? ओवरी। ये वाला देखो मटके इस भाग दिखा, ये क्या है? ओवरी। मध्य भाग कौन सा होगा? स्टाइल। एंड अपर पार्ट सबसे ऊपर वाला बटन लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये फ्लावर कौन सा हो गया? बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन अपन शो कर रहे हैं। अब होता क्या है? एंथर में क्या बनते हैं? बताया था अभी हमने, एंथर या परागकोश में क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स, पराग कण। और जब पराग कण बन जाते हैं एंथर के अंदर तो एंथर फटता है। एंथर फटेगा और उससे क्या बाहर निकलेंगे? उससे पराग कण या पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। और ये पॉलन ग्रेन्स कहां पहुंचते हैं? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा क्या है? फीमेल पार्ट। एंथर क्या है? मेल पार्ट। तो मेल और फीमेल पार्ट के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? परागण। वह क्रिया जिसमें पराग कोश से क्या निकले? परागकण निकलते हैं और कहां पहुंचते हैं? स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन या परागण। परागण मतलब पराग कणों का ट्रांसफर एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक। और अगर एक ही पुष्प में दोनों प्रकार के जननांग हैं तो ये क्रिया एक ही पुष्प में भी हो सकती है, क्योंकि दोनों प्रकार के जननांग काय में है? एक ही पुष्प में है। उसी में क्या है? नर जननांग, उसी में क्या है? मादा जननांग। तो हो सकता है कि उसी पुष्प में परागण की क्रिया हो जाए, मतलब उस पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलते हैं और कहां पहुंचते हैं? स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो ये वाली ट्रांसफर वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? परागण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। जब एक ही फ्लावर में हो तो कौन सा परागण? स्वपरागण। अभी आगे आएगा ये। और अगर दो अलग अलग फ्लावर के बीच में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? पर परागण। परागण बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। क्यों है इंपॉर्टेंट क्रिया परागण? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि परागण के द्वारा ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। पुष्प का मादा जनन कौन सा है? गायनोशियम। गायनोशियम में कितने पार्ट हो गए? 3। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। और ओवरी के अंदर ये देखो, ओवरी के अंदर एक या एक से अधिक दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। उन संरचनाओं को क्या बोलती हैं अपन? ओव्यूल, या हिंदी में क्या बोलेंगे? सिर्फ बीजांड। ध्यान रखना, ओवरी के अंदर एक भी हो सकता है ओव्यूल, एक से ज्यादा। आम के अंदर कितने सीड होती हैं? अगर आप आम खा रहे हैं तो आम के अंदर कितने बीज निकलेंगे? आम के अंदर एक ही बीज निकलता है। तो आम की ओवरी में अपन कह सकते हैं कि आम की ओवरी में कितना ओव्यूल होता है? केवल एक। ध्यान रखना, ओव्यूल से क्या बनते हैं? सीड। और ओवरी से क्या बनता है? फल। जो फल बनता है वो फल किससे डेवलप होता है? ओवरी से। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं उनसे क्या बनते हैं? सीड। तो आम के अंदर एक ही सीड निकलता है, तो अपन कह सकते हैं कि आम की ओवरी होती है उसमें ओव्यूल कितना होता होगा? केवल एक। पपीते में कितने ओव्यूल होते होंगे? पपीते में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं जब पपीता अपन अंदर से काट के देखते हैं तो उस पपीते में बहुत सारे ओव्यूल या बहुत सारे सीड लगे होते हैं। तो जब सीड ज्यादा हो, बीज ज्यादा हो, तो अपन कहेंगे कि उस फ्लावर की ओवरी में ओव्यूल की संख्या कैसी है? ज्यादा है। और अगर एक निकल रहा है जैसे आम में, तो अपन क्या बोलेंगे कि आम की ओवरी में केवल कितना ओव्यूल होता है? एक। समझा गया? तो ओवरी के अंदर पाई जाने वाली गोलाकार दाने के समान संरचनाएं एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। उन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? ओव्यूल कहते हैं, या बीजांड हिंदी में। और इसी से आगे चलकर क्या बनता है? बीज बनता है, सीड बनता है। और ओवरी से क्या बनता है? आगे जाकर फल का निर्माण होगा।